नमस्कार, मैं डॉक्टर जी प्रेम सर। प्रकाश। आज इस द्वितीय कड़ी के अंतर्गत एमएसडी 12 के खंड के अंतर्गत आज हम लोग कहानी जो हम लोगों ने 12 और 15 कहानियां जुड़ी हुई है, जिसमें कि 10 व्याख्याएं कहानी के अंतर्गत आएंगी, 10 कहानियों का, जो कि इससे सिलसिला में हमने बातचीत कर रखे हैं। और इसके उपरांत हम आज ट्रेडिल कहानी पे हम चर्चा करेंगे और उस पे कहानी का जो संक्षिप्त परिचय के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए, हमने अंतिम कक्षाओं में आपसे कहा भी था कि आप अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए भी और कथा जितनी समीक्षा पूर्वक हो जाए और पाठक वर्ग को और श्रोता वर्ग को जितना कम शब्दों में समझ में आ जाए कहानी और उसकी समीक्षा, उसकी विशेषताएं, तो मुझे ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि संपूर्ण कथा पाठ करना थोड़ा जटिल हो जाता है और इस लेवल पर आकर और कठिनाई होती है। तो चलिए हम सर्वप्रथम आज हम एक और कहानी, हम लोग 3 कहानी लास्ट अंतिम कक्षा में कर चुके थे। आज ट्रेडिल कहानी के संदर्भ में, जो कि तमिल भाषा में जयकांतन जी के द्वारा लिखी गई कथा है और वर्तमान में यह कहानी ट्रेडिल कहानी का अनुवाद करके एमएसडी 12 के पाठ्यक्रम में आपसे लगाई गई है अनुवाद के माध्यम से। और कहानी के जो मुख्य पात्र का जो नाम है विनायक मूर्ति हैं। और विनायक मूर्ति के जीवन में बहुत सारे अभाव हैं कि कहानी के अंत में विनायक मूर्ति ट्रेडिल मशीन की तरह काम करने लगता है, या यूं कहें कि मशीन की तरह भावनाहीन खुद को महसूस करता है। और ट्रेडिल कहानी का संबंध छापे खाने से है। ट्रेडिल वह मशीन है जिसे पांव की सहायता से चलाया जाता है। इस मशीन के द्वारा छपाई का कार्य होता है। प्रेस के मालिक का नाम मुदलियार है और विनायक मूर्ति इस प्रेस के कर्मचारी का नाम है। इस प्रेस में सबसे अधिक कार्य विनायक मूर्ति अकेले ही करता है। कहानीकार इस कहानी के माध्यम से छापेखाने में काम कर रहे मजदूर की स्थिति का बड़ा मार्मिक चित्रण किए हैं। ट्रेडिल कहानी के लेखक जो जयकांतन, डॉक्टर जयकांतन का परिचय की बात करें तो उनकी जो रूपरेखा है, तमिल के कथाकारों में प्रमुख कथाकार है। और डॉक्टर जयकांतन का जन्म 2 मई 1934 को तमिलनाडु के कडरूल में हुआ था। कक्षा 4 वर्षों की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जयकांतन का स्कूल छूट गया था। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन्होंने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करने के उपरांत उन्होंने लेखन के दौर में कहानी लिखने की सिलसिला, उसके उपरांत उपन्यास लिखा, तदुपरांत निबंध लेखन शैली में उन्होंने अपना लेखन का कौशलता को प्रमाणित किया और इस तरह से उनके लेखन शैली का सिलसिला सृजन करने की उनमें गहन स्पष्टता के साथ सृजन किया। तमिल भाषियों द्वारा जयकांतन जी को कहानी सम्राट
सिरु कैदे मन्नन की उपाधि प्राप्त हुई। जयकांतन जी लगभग 150 के आसपास 150 से अधिक कहानियां लिखे हैं। उनके एक उपन्यास है जिनका नाम सिर नेरगली है, जो कि उनको उस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि 1972 में उन्हें प्राप्त हुआ था। उसके उपरांत हम बात करते हैं ट्रेडिल कहानी का सारांश में क्या है कथा के बारे में। ट्रेडिल कहानी की शुरुआत छापाखाने में ट्रेडिल मशीन के चलने से होती है। कहानी के अनुसार छापेखाने को खुले हुए 20 साल कुछ 6 महीने या कुछ महीने हुए हैं। छापेखाने की कमाई से छापेखाने के मालिक मुरुगेश मुदलियार ने एक मकान बनवा लिया है। कंपोजिटर, बाइंडर, मशीन मैन, इन सभी की भूमिका निभाने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है विनायक मूर्ति। इस छापेखाने में असली मेहनत विनायक मूर्ति ही करता है और उसी का मेहनत के कमाई के फलस्वरूप या स्वरूप छापेखाने से अच्छी कमाई होती है। छापेखाने की सारी कमाई विनायक मूर्ति की मेहनत का नतीजा है, लेकिन विनायक मूर्ति को महीने में 20 रुपए ही मिलते हैं। 12 साल में विनायक मूर्ति यहाँ काम कर रहे हैं, 12 साल से, और वर्तमान में विनायक मूर्ति की आयु 30 वर्ष है। विनायक मूर्ति ने अनेक विवाह के निमंत्रण पत्र छापे हैं, लेकिन खुद उसके विवाह का निमंत्रण पत्र नहीं छपा है। इसके लिए बड़ा दुख भी है उसे। इस पात्र का वैचारिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो लगातार किसी अन्य सज्जन पुरुष महिला वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए या समाज के लिए, देश के लिए छापाखाना लगातार कर रहा है, लेकिन वो खुद के लिए पत्र, निमंत्रण पत्र कभी नहीं छाप पाया। इसके लिए उसे मलाल रहता है यह। और यह मलाल जब तक मशीन भी चलता है उसके उपरांत भी यह चलता है कि कई लोग तंज कसते हैं इस संदर्भ में भी। बहरहाल ट्रेडिल मशीन अचानक बंद हो जाने जाती है तो मालिक चिल्लाने लगता है। एक दिन गलती से विवाह पत्र पर दूल्हे की जगह विनायक मूर्ति छप गया था। अब शादी का यह कार्ड देखकर विनायक मूर्ति अपनी हंसी रोक नहीं पाया और लगातार खूब हंसता रहा। विनायक खुद भी विवाह करना चाहता है। अब वह सोचने लगा कि अपने विवाह के बारे में अचानक उसे याद आया कि अगर मैं चूल्हे में रहने वाली दीदी को कहूं तो वह कोई लड़की मेरी शादी के लिए जरूर देख लेगी। विनायक दोबारा हंसने लगा और उसकी हंसी सुनकर मालिक ने पूछा, क्यों हंस रहा है, क्या हो गया? विनायक ने पत्र मुदलियान के सामने रख दिया। परिणाम स्वरूप मुदलियान भी जोर से हंसने लगा। पत्र में लिखा था, सांसारिक जीवन को दुखमय बनाने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक है। और सुख की जगह दुख छप गया था। मुदलियान अपनी हंसी रोककर विनायक को डांटने लगा और चुपचाप काम करने को कहा। शाम को घर जाते हुए जब मुदलियार ने चाबी और अठन्नी दी, तभी विनायक मूर्ति ने मुदलियार से कहा कि दीदी ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी है। इतना कहकर विनायक चुप हो गया। यह सुनकर मुदलियान यानी मालिक ने कहा, अच्छी बात है बेटे, गाजे बाजे के साथ करा देंगे। विनायक ने कहा, उसके लिए 100 रुपए चाहिए होंगे। तो मुदलियार ने कहा यानी मालिक ने कहा कि वह भी हो जाएगा, तू पहले बात पक्की कर ले। मुदलियार के जाने के बाद विनायक ट्रेडिल चलाने में लगा, तभी अचानक उसके जांग के ऊपर
दर्द होने लगा और दर्द इतना ज़्यादा था कि विनायक की चीख निकल गई। इसी दर्द में जैसे-तैसे छपाई का कार्य पूरा किया और छपाई के उपरांत जैसे-तैसे डॉक्टर के पास विनायक पहुँचा। वहाँ जाकर पता चला कि विनायक मूर्ति को हर्निया हो गया है और डॉक्टर ने उसके रोग को खोजने और इलाज करने के स्थान पर नई-नई युक्तियाँ पर प्रणालियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन सब से गुजरने के उपरांत विनायक मूर्ति का ऑपरेशन हुआ। 1 महीने बाद जब विनायक मूर्ति को छुट्टी मिली, तो डॉक्टर ने उसे शादी न करने की सलाह दे दी थी। कहा कि ऐसी इच्छा तुम्हें होगी ही नहीं, लेकिन किसी के दबाव में आकर अगर शादी न करना आकर भी करना शादी न करना, विनायक का एक ही सपना था, वो अभी आज टूट गया। विनायक मूर्ति जब अपने काम पर लौटा, तो यानी मालिक ने बताया कि यहाँ पे विनायक मूर्ति की तरह काम नहीं कर पाया। साथ ही विनायक मूर्ति की आमदनी में 10 रुपए बढ़ाकर देने का फैसला विनायक को सुनाया। विवाह के लिए 100 रुपए भी कुछ दिन बाद देने की बात कही। यह सुनकर विनायक मुँह छिपाकर रोने लगा। अब जब विनायक काम पर लगा, तब वो टेढ़ी मशीन के साथ खुद भी मशीन बन चुका था, जिसे लेखक द्वारा कहा गया है कि हाँ, दोनों टेढ़ी मशीनें गतिशील हो गई है। कहानी की ये आपकी सारांश थे, जिसके अंतर्गत अब मैंने कि एक इंसान जब वो दिनचर्या करता है, दिनचर्या के उपरांत उसे जो भी आमदनी या पगार प्राप्त होती है, पगार प्राप्त होने के उपरांत आप गौर करेंगे कि उनका जो ओनर होता है यानी मालिक होता है, वो उतना ही कार्य करने के उपरांत तो मालिक सिर्फ बैठा रहता है, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर देता है, पूँजी लगाता है। लेकिन जो वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, जिसके चलते जिसके वजह से उस कंपनी का या उस शॉप का या उस व्यापार का तरक्की होती है, उन व्यक्तियों का क्या? ये पहला प्रश्न उठता है इसके अंतर्गत कहानी में कि वह मुद्रियाल जो है अपना मकान भी बना लेता है, उसके बावजूद विनायक मूर्ति का ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस कहानी में हमें यह संदेश दे रहा है, पूंजीपति का वह इसमें बू नज़र आ रहा है, झलक रहा है इसमें। उसके उपरांत बात करते हैं कि कहानी की समीक्षा। उद्योगपति क्रांति के उपरांत परिणाम स्वरूप पूंजीवाद व्यवस्था ने अपना पैर जमा लिया था, जिस पे हम बात किए पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम एक नया वर्ग खड़ा हो गया, जिसे वर्ग मजदूर या मजदूर वर्ग के नाम से जाना जाता है। 60 के दशक में जिस तरह पूंजी का प्रवेश हो रहा था, उससे भारत में अछूता नहीं रहा, लेकिन पूंजीवाद व्यवस्था ने पूरी तरह से भारतीयता को अपने कब्जे में नहीं कर पाई। अगर जरा देर लिए बिना मशीन बंद हो जाए तो मुर्गेश मुदारियन विनायक मूर्ति पर गुस्सा करता है। इससे पूंजी के प्रभाव पता चलता है, लेकिन मन ही मन मुर्गेश मुदरैया ने सोचता है कि यह कितना काम करता है विनायक मूर्ति कि शादी में मुर्गेश मुदरिया के मन में खर्च करने की ख्वाहिश से पता चलता है कि भारत में आत्मीयता अभी बाकी है। मजदूर वर्ग के सपने छोटे-छोटे होते हैं। उसे पूरा करने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों से के साथ गुजरना पड़ता है या सामना करना पड़ता है। उनके सपने जीवन व्यतीत करने की मुख्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। विनायक मूर्ति का भी विवाह करने का सपना था। अधिकतर निर्धनों का सपना साकार नहीं होता है, वैसे ही विनायक मूर्ति का भी सपना साकार नहीं होता है। अधिकतर निर्धनों का सपना साकार नहीं होता है, वैसे ही विनायक मूर्ति का भी सपना
विनायक मूर्ति के ऑपरेशन के उपरांत जब उन्हें छुट्टी मिलती है तो डॉक्टर उन्हें शादी न करने की सलाह देते हैं। अब 12 वर्षों से विनायक मूर्ति शादी करने का सपना जो देख रहा था, लेकिन पहले उसकी आर्थिक हालातों के कारण शादी नहीं हो पाती है। और अब जब एक आशा की किरण दिखी तो डॉक्टर ने उसे शादी के लायक न रहने की सूचना दे देता है। और ये किस वजह से होता है? छापाखाने में जो कार्यविधि चल रही होती है, उसकी वजह से यह कार्य उसका अधूरा रह जाता है। वो लगातार कार्य कर रहा होता है, दर्द के उपरांत भी वह छापाखाना का कार्य करते रहता है निरंतर। तो उसका यह कारण हुआ कि मजदूर वर्ग के जो छोटा सपना करने के लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत करने को आतुर है। उसके बावजूद भी उसका मालिक भी आत्मीयता रखता है। उसके मालिक को भी उसके प्रति सहानुभूति है, बशर्ते सिर्फ पूंजी को छोड़कर, सिर्फ उसका एक छोटा-सा अंश देकर। वो आत्मीयता इसलिए है, यह भी है, आत्मीयता इसलिए भी है कि अगर वह कई कंपोजिंग का कार्य कर रहा है, छापाखाना का काम कर रहा है, मशीन चलाने से लेकर मशीन बंद करने पर सारा कार्य कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर किस पे रहा है? विनायक मूर्ति पर। तो वह उसके प्रति क्या सहानुभूति दर्शा रहा है उसको। बहरहाल इस कहानी में आप पूंजीपति वर्ग का और मजदूर वर्ग का वर्ग संघर्ष देखेंगे। और एक जो छोटा-छोटा सपना रहता है इन लोग का, मजदूर वर्ग का या फिर कार्य करने वालों का, जैसे विनायक मूर्ति जैसे मिडिल क्लास जिसको कह सकते हैं, सामान्य वर्ग के लोग, जो रोजमर्रा के जीवन में डेली प्रतिदिन संघर्ष करते हैं, उन्हें जोड़कर कथा लिखने का कार्य रचनाकार ने किया है। उसके उपरांत हम बात करेंगे, इसमें कुछ संदेह है तो पूछ लीजिए, उसके उपरांत हम अगली कहानी की ओर उन्मुख पर करेंगे। इस कहानी में कुछ अगर संदेह है तो पूछ लीजिए, उसके उपरांत हम अगली कहानी की ओर उन्मुख करेंगे। चलिए बहरहाल, उसके उपरांत हम बात करते हैं प्राणधारा कहानी, जो कि तेलुगु में लिखी हुई कहानी है। कालीपट्टनम रामाराव तेलुगु के जो वरिष्ठ कथाकार हैं, अब इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। विशाखापट्टनम में सेंट एटनी स्कूल में सेकेंडरी ग्रेड अध्यापक बने और 1943 से लेकर 1992 के बीच में कालीपट्टनम रामाराव जी ने लगभग 30 से 35 कहानियां लिखी हैं। और 1955 से पूर्व की कहानियां जो लिखी है वह मध्य वर्ग के ब्राह्मण परिवारों पर आधारित लिखी है। और 1964 से 1972 के जो बीच में लिखी कहानियां हैं, विशेष रूप से समाज के निचले अर्थ के यानी तबके अर्थात छोटी जाति या श्रमजीवी वर्ग पर आधारित कहानियां हैं। रामाराव किसी व्यक्ति विशेष की कहानियों न लिखकर किसी सामाजिक परिस्थिति या व्यवस्था के व्यापक स्वरूप से सरोकार रखने वाली कहानियां लिखते हैं। उनका कहना है कि कहानी के बारे में, कहानी के लेखन के बारे में जानने के लिए मुझे अधिक समय लगा है। अगर कहानी का प्राणधारा की कहानी के सारांश की बात किया जाए तो प्राणधारा कहानी तेलुगु भाषा में कालीपट्टनम रामाराव द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी का अनुवाद करके आपके जो खंड 12 है, मेजरी 12 के पाठ्यक्रम में लगाई गई है। धरती पर जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से हवा, पानी और आहार की आवश्यकता होती है। अर्थात मूलभूत से 3 चीजों को ही प्राणधारा भी कहा जाता है। जल के बिना संसार का प्रत्येक प्राणी तड़पता है, अर्थात भोजन से पहले पानी की आवश्यकता होती है।
यदि इतिहास में सभ्यताओं में के विषय में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि कोई भी सभ्यता नदी किनारे ही विकसित हुई है। कोई भी सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता भी नदी किनारे विकसित हुई थी। 97% पानी समुद्र जल है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। लगभग 2% पानी बर्फ के रूप में उपलब्ध है। परिणाम स्वरूप लगभग 1% पानी ही इंसान के पीने योग्य धरती पर मौजूद है। अब भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो नदियों के पानी पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप पानी पर अधिकार का विषय अदालत में पहुंच गया है और समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अपनी रोज की आवश्यकताओं के लिए कम से कम पानी प्राप्त कर पाता है। लगभग 1 घंटे के लिए सार्वजनिक नल पर पानी छोड़ा जाता है और उस इलाके के सभी व्यक्तियों को उतने समय में पानी भरना होता है। परिणाम स्वरूप क्या निकलता है? झगड़ा, फसाद, एक दूसरे से क्लेश इत्यादि स्थिति पैदा हो जाती है। अब पानी प्राप्त करने के लिए अनेक सफल असफल प्रयास करने वाले व पानी की कीमत में जीवन व्यतीत कर रहे गरीब लोगों के विषय पर आधारित यह कहानी प्राणधारा कहानी आधारित है। इस कहानी की शुरुआत जब होती है तो झोपड़ी में रह रहे लोगों के किस तरह पानी के लिए परेशान होते हैं। पानी के लिए लगभग 1-1.5 घंटे के लिए होता है, जिसमें कि पहले 15 मिनट लड़ाई झगड़े में गुजर जाते हैं और उसके बाद 15 से नहीं 50 से 60 झोपड़ियां लगभग उसमें रहते हैं और लोगों के लिए सिर्फ एक ही नल उपलब्ध है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है जब हम बात करते हैं आज कि आज हम विकसित भारत हैं, हम विकासशील भारत हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है जहाँ घर घर नल होना चाहिए, घर घर बिजली होनी चाहिए, घर घर स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, घर घर अध्ययन की सुविधाएं होनी चाहिए, घर घर खाने के भोजन के लिए सुविधाएं होनी चाहिए और लोग एक दूसरे का सिर्फ अपना। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब इसमें ज्यादातर सरकारी गैर सरकारी संगठन, राजनेता इसमें सब संलग्न होते हैं। इस इलाके में एक और नल है जो MP राव साहब के बंगले पर है। बंगले का नल से पानी तक बहता रहता है। अब देखिए एक साहब हैं जो कि बंगले से नल तक पानी पानी बहते रहता है। जब तक नल में पानी आता रहता है आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पानी ऐसे ही खुला बहता है। कितने दुखांत शब्द कह सकते हैं कि एक तरफ धन जायदाद और पानी का लबालब बहता हुआ नीर इस तरह है जैसे मानो पानी का उसका महत्व ही नहीं उन्हें। अब किसी पास एक गिलास पानी पीने के लिए लालायित है वो। ये वर्तमान भारत का दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यह कहानी भारत की जमी पर लिखी गई कहानी है। सार्वजनिक नल में आ रहा पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। महिलाएं एक के बाद एक पानी भर रही होती हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी गिरने नहीं देती। एक लड़की जो 17 साल की है लेकिन देखने में 15 साल की लगती है, वह अपनी योग्यता से अधिक बड़ा कलश यानी कि मटका पानी के लिए लेकर आ रही थी। अम्मा जी माँ ने धमकी देकर पानी भरने भेजा था कि अगर आज पानी नहीं आया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी।
अम्मा जी की माँ लड़कियों के मेस में काम करती हैं और पिता बढ़ई हैं, दोनों सारा दिन बाहर काम करते हैं। रात को घर लौटते हैं। घर पर अम्मा जी की बड़ी बात, बुआ और बुआ बुआ की बेटी, यह 3 लोग रहते हैं। यह तीनों ही शहर के दफ्तरों में काम करने वाले को दोपहर में खाना पहुंचाने का काम करती है। माँ की चेतावनी के परिणाम स्वरूप अम्मा जी बहुत परेशान थी। तवितमा के देर से आने के लिए सत्यवती ने ताना दिया कि 1 घंटा ठहर कर आना, तब तुम्ही को सबसे पहले पानी मिलेगा। तवितमा ने कहा कि दूध पीती बच्ची देर तक सोई नहीं। बच्ची को सुलाने में इतना वक्त हो गया, उसे देखने वाला कोई नहीं है। पानी की आवश्यकता जितनी अधिक है, उतनी ही पानी की कमी है। परिणाम स्वरूप अब कोई किसी की व्यवस्था नहीं समझता। अब सबका दिल पत्थर का हो गया है। पानी के लिए जो पहले अपना घड़ा लगा देता है, पानी उसी को मिलता है। सत्यवती ने पूछा कि पानी लेने के लिए बंगले पर चले गए, जाए या ना जाए। अम्मा जी सोच रही थी कि इतने वह तवितमा ने पूछा कि तुम उन लोगों की जानती हो क्या? सत्यवती ने कहा कि अम्मा जी जानती हैं। यह सुनकर तवितमा ने कहा कि मुझे भी ले चलो। तवितमा का 2 साल का बेटा है और 3 महीने की बेटी। बेटा अपनी नानी के पास रहता है। राव साहब ने 10 साल पहले यह बंगला बनवाया था। तब उनकी हैसियत इतनी अच्छी नहीं थी जहां उनका आज बंगला है। यहाँ पानी की सुविधा न होने के कारण घर बन नहीं पाए थे। यहीं पर राव साहब ने एक साथ 10 प्लॉट खरीदे थे। एक दिन राव साहब बस्ती में रहने वाले लोगों के पास गए और राव साहब ने एक मजहरनामा तैयार किया और तीनों बस्तियों के लोगों के दस्तखत राव साहब ने उस कागज पर ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस इलाके में बिजली व पानी की व्यवस्था हुई और राव साहब ने बस्ती के लोगों से दस्तखत करा लिया, यानी दस्तखत हस्ताक्षर उनके नाम से पानी बिजली की व्यवस्था कराई। पानी का नल कहाँ लगेगा और बिजली कहाँ आएगी, यह उन्होंने खुद तय किया। चालाकी से उन्होंने पानी का नल अपना जमीन पर लगवाया और 6 महीने बाद ही अपना बंगला में बनवा लिया। जो नल उन्हें बस्ती वालों का हवाला देकर लगवाया था, अब उस पर वह अपना एकाधिकार जमा लिया है। वर्तमान में राय साहब के बंगला बगीचे के बीचों बीच है। अब बगीचे के सभी पेड़ 10 साल पहले ही लगवाए गए थे, जिसमें कुछ पेड़ अम्मा जी के पिता ने भी लगाए थे। राव साहब अंग्रेजों की कंपनी में मैनेजर है। जब उनका बंगला बन रहा था, तब अम्मा जी के पिता ने अम्मा जी को ले जाकर राव साहब को से निवेदन किया था कि कभी यह पानी भरने आए तो एक कलसा पानी भरने दिया जाएगा या दीजिएगा। जैसे ही तीनों बंगले के गेट पर पहुंची तो आदमकद कुत्ते भौंकने लगे और परिणाम स्वरूप तीनों बहुत डर गईं और अंदर से किसी ने आवाज दी कि जिसे सुनकर दोनों कुत्ते शांत हो गए। इतने देर में बड़े साहब का छोटा बेटा बाहर आ गया। पीछे पीछे एक लड़की भी बाहर आ गई। लड़की को देखकर शेषु बाबू ने कहा कि पानी के लिए आई है शायद। बात कुछ और है, यह दिखाते हुए लड़की बोली। पानी के लिए? लड़की ने कहा, पानी नहीं है, जाओ। तीनों निराश हो गई और थोड़ी उम्मीद के साथ शेष बाबू की ओर देखने लगी। शेषु बाबू अम्मा जी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद में शेषु बाबू और लड़की दोनों अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की और लड़का बाहर आए और दोनों अम्मा जी पर हंसकर अंदर लौट गए। अंदर से लगातार हंसी की आवाज आती रही, जिसे सुनकर तीनों परेशान हो गई कि ऐसा क्या बात है जो यह सब हम पर हंस रहे हैं।
कुछ समय बीत जाने के उपरांत एक अधेड़ उम्र की महिला कहते हुए बाहर आई कि कहा ना तुम्हें पानी नहीं है, जाते क्यों नहीं? खिड़की से लगातार हंसी की आवाज आ रही थी। महिला मान ही जाती कि एक वृद्धा आकर बोली कि आज दया दिखाकर पानी दे दो तो ये कल फिर हमारे घर पर आ धमकेंगी। एक दो तो 100 को देना पड़ेगा। इसके बाद वृद्धा ने कुत्ते छोड़ने की धमकी दी। सत्यवती गुस्से से बोली, खोल दो माई, छोड़ दो। सड़क पर खड़े लोगों को कुत्ते से कैसे कटवाओगी? मैं नहीं, मैं भी देखती हूँ। इतने देर में माली आ गया। उसने वृद्धा की बात सुनी और तीनों लड़कियों को भगाने लगा। उसने कहा कि तुम्हें पानी देने से काम बन जाएगा क्या? अन्य महिलाओं भी खाली कलसा लिए चली आ रही थी। उन्हें दिखाने लगी। सत्यवती नाराज हो गई और सारी औरतों को बुलाते हुए बोला, आओ तुम भी यह देख हम पर कुत्ते छोड़ रहा है। सत्यवती की आवाज सुनकर सारी औरतें दौड़ने लगी। माली कुत्ते के पास कुत्ते खोलने पहुंच गया। यह माहौल देखकर शेष बाबू बाहर आ गया। सत्यवती का विद्रोह स्वरूप स्वर बढ़ गया। दोनों पक्षों में बहस होने लगा। यह परिणाम स्वरूप देखकर अपयाम्मा सामने आई और अपयाम्मा ने वृद्धा से पूछा, क्या बात है? परिणाम स्वरूप वृद्धा ने सारी बात अपने अनुसार बताई। इसके बाद सत्यवती और वृद्धा में और बहस होने लगी। अपयम अपयंपा ने दोनों को चुप कराते हुए वृद्धा से पूछा, बताओ अम्मा माई तुम क्या चाहती हो? पानी देना है या नहीं, यह बताओ। वृद्धा की पोती ने कहा कि ऐठ ऐठ कर बोलोगी तो नहीं। अपयम्मा ने जवाब दिया कि हमारे पास ही क्या जो हम ऐठेंगे। वृद्धा को यह बात अच्छी लगी। वृद्धा ने कहा, एक एक कलसा भर देना, फिर कभी इधर फटकना नहीं, यानी भटकना नहीं। यह सुनते ही अपयम्मा ने सबको कहा कि आगे गंगा है, जीने के लिए सबसे पहले गंगा चाहिए, उसके बाद ही अरना या करना सब, पहले पानी भर लो। इस रूप में देखते हैं कि इसमें कहानी की समीक्षा की ओर, निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। कहानी के अंत आते आते सबको एक एक कलसा पानी मिल जाता है, लेकिन कहानी के अनुसार हर रोज की कहानी है, यानी कल फिर इसी तरह झगड़ेंगे होंगे, इसी तरह पानी कम आएगा। पानी पर किसी का एक अधिकार नहीं है। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर ईश्वर ने किसी एक का नाम नहीं लिखा है, लेकिन किसी एक वर्ग अमीर ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया है या समझ लिया है, जिस कारण वह गरीब लोगों को परेशान करते हैं। यह परेशान होते देखकर दया नहीं दिखाते। पानी की किल्लत कहानी में होती है और कहानी में ही खत्म हो जाती है। बात और भी थी, लेकिन यह किल्लत वर्तमान में देश के अनेक स्थान पर दिखाई दे रही है। जिन्हें पानी मिल रहा है वह वहां रहे हैं, जिसे नहीं मिल रहा है वह कलसा भर पानी के लिए तरस रहा है। कुछ गांव में पानी अब पहले की तरह हैंडपंप से नहीं आता है, तो कम या गंदा आता है। जिन्होंने मोटर ट्यूबवेल लगवा रखा है उनके पास पानी, वह अपना व्यवहार वैसे ही रखता है जैसे इस कहानी में वृद्धा ने बस्ती की महिलाओं के साथ रखा है। हैंडपंप के पानी न खींच पाना इस ओर इशारा करता है कि जमीन के नीचे पानी की कमी हो गई है। बहुत जल्द उपाय नहीं किया गया तो पानी की परेशानी देश भर के हर क्षेत्र में है, हर वर्ग के लोगों को उठानी पड़ सकती है। हाँ, तो इस कहानी में आप देख रहे हैं कि पानी की किल्लत आज हर शहर, हर गांव, हर कस्बा की ओर
उन्मुख है। अब पानी के लिए जो एकाधिकार जमा लिए हैं कुछ अमीर लोग, यानी कि पूंजीपति वर्ग, और उसी का परिणाम स्वरूप यह है कि आप आज नगर से लेकर कस्बा तक, कस्बा से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आप इसका परिणाम स्वरूप अपनी आंखों के माध्यम से, नग्न आंखों से देख सकते हैं। बहरहाल, इसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं अपने लिए शोक गीत, जो कि बंगला में कहानी लिखी गई है। इस कहानी का परिचय की अगर हम बात करें, तो शोक गीत कहानी के रचनाकार हैं आशापूर्ण देवी जी हैं, जो कि उन्होंने यह कहानी बंगला में लिखी गई है। अब वर्तमान कहानी का अनुवाद हिंदी में करके आपके समक्ष पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। यह कहानी रिटायर्ड व्यक्ति अविनाश की है, जो अपने परिवार में खुद को अकेला समझने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि उनकी पत्नी अपने पति से ज्यादा अपने परिवार के लिए अन्य सदस्यों पर ध्यान देती है, और वह इतना अकेला महसूस करने लगते हैं कि खुद की मृत्यु की कल्पना करने लगते हैं। इस कहानी के हम लेखिका के परिचय की बात करें, तो आशा देवी पूर्णा का जन्म 8 जनवरी 1909 को एक परंपरावादी बंगाली परिवार में हुआ था। परंपरा का मतलब पारिवारिक पुराने जवान रिवाज को निर्वाह करने के वाला मानता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा सरलता से प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि 1924 में उनका विवाह हो गया था। और आशापूर्ण देवी की कहानियां व उपन्यासों में स्त्री जीवन से जुड़ी घटनाएं, स्त्री का संघर्ष का लेखन अधिक है। 1932 में उनकी पहली कहानी पत्नी और प्रेयसी, 1944 में पहला उपन्यास प्रेम और प्रयोजन छपा था। आशापूर्ण देवी ने 13 साल की आयु में लिखना शुरू किया था, और 13 साल में 1995 में उनका निधन हुआ था। आशापूर्ण देवी बंगला भाषा की लेखिका हैं, और यह उस दौर की लेखिका हैं जब आजादी के लिए आवाज उठ रहे थे या उठाई जा रही थी। उस समय के लिए एक महिला का लेखन में पदार्पण करना, अब परंपरावादी समाज में, परंपरावादी परिवार में खुद को अध्ययनरत स्थापित करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी उनके समक्ष। जब आप परंपरा की बात करते हैं, रिवाजों की बात करते हैं, जिसमें आप महादेवी वर्मा को भी देख लीजिए, जो छायावादी कवि हैं, कवित्री हैं, या उस समकालीन जितने भी कविगण, कवित्रीगण या कवित्री खासकर, या लेखिकाएं, या अन्य कार्य में संलग्न महिलाओं की स्थिति सामान्य नहीं थी। आज भी दोहरा कामों से लिप्त हैं महिलाएं। घर से लेकर बाहर तक का सभी कार्य उन्हें एक संपन्न करना पड़ता है। तदुपरांत वह दोहरी जिंदगी जी रही होती हैं, और वही महसूस यहाँ पे आपको, इसी वजह से आप देखेंगे कि इनसे जितनी भी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, सभी के सभी स्त्री संघर्ष का अधिक से अधिक लगाव हुआ, और स्त्री संघर्ष का गाथा इन्होंने अपने कथा में, अपने कहानी में, अपने उपन्यास में उन्होंने दिखाने का प्रयत्न किए हैं। और जब तक वह खुद संघर्ष के पन्नों से निकलकर भावनाओं को शब्द रूप न देते हुए, जब तक वह इतिहास के पन्नों से न जोड़ेंगी, तब तक आने वाला जो हमारा महिला स्त्री समाज है, उनका इस सब दोहरी जिंदगी का जो मेहनत कश जिंदगी है,
उससे उबरना बड़ा सार्थक नहीं हो पाएगा। और जब तक आप कलम के माध्यम से शब्द रूप देकर शब्द रूपी भेद नहीं करते या करते हैं, तब तक इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास पनपता नहीं है। और उसी का जीता जाता स्वरूप आपको लेखिकाओं के जितनी भी लेखन शैली है, जितने भी कहानी, उपन्यास या अन्य विधाएं हैं, आपको उसके स्वर में बुलंद और संघर्ष का झलक या बदबू, उसमें संघर्ष का खुशबू सुनाई देगा। कानों के माध्यम से वो स्वर सुनाई देगा, आंखों के माध्यम से वो शब्द रूपी भेद सुनाई देगा, दिखाई देगा। उसका वो दर्द महसूस, संत्रांश, दर्द, त्रासदी को आप महसूस कर पाएंगे उनके शब्दों के माध्यम से। उसके उपरांत हम बात करते हैं कि आशा पूर्ण देवी ने 13 साल की आयु में लिखना आरंभ कर दिया था और 13 जुलाई 1995 में उन्होंने अंतिम सांस लिया, उनका देहवास हो गया। और आशापूर्ण उस समय की लेखक अपनी लेखन विषय अधिकतर स्वतंत्रता से संबंधित रखते थे। और आशापूर्ण देवी बंगला साहित्य की ऐसी कथाकार हैं जिन्होंने घर के भीतर की समस्याओं को उजागर करने के काम और मनुष्य की शुद्रताओं और विडंबनाओं को रेखांकित करने का कार्य अपने कथाओं में किया है, अपने कथा साहित्यों में किया है। घर के छोटी से छोटी समस्याओं को, जो हर पग पग पर हर महिलाओं को या हर समाज को वह दंश झेलना पड़ा है। समाज हमने इसलिए संयुक्त किया कि अगर आप एक कथ्यांश मुझे याद आ गया कि एक दलित कथा साहित्यकार हैं, साहित्य कवित्री हैं, लेखिका हैं, सुशीला टोकभोरे। उनका आप सुनेंगे आत्मकथा के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि वो बोले, जब आत्मकथा लिखते हैं तो उनके कई रचनाकार बोलते हैं कि आपको आत्मकथा लिखने की आवश्यकता क्या है, तो वह स्वर को दबाने का प्रश्न करते हैं, जो दलित साहित्य के खुद दलित साहित्यकार लोग करते हैं। सामान्य धारा की बातें कर छोड़ दीजिए, तो अपना जब खुद स्वयं का जब घर जलता है तो ही पानी क्यों बुझाना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहने का आशा यह है कि जब आप खुद का ज्वर जब आप पे विपत्ति का सामना करना पड़ता है, तभी आपको शब्दों का जो सहानुभूति है या शब्दों का जो बाण है, तभी आपको समझ में आता है। लेकिन दूसरों का दर्द क्या, वैसा ही वह भी दर्द झेल रहे होंगे, वैसा ही को यह माध्यम बनाकर, वैसा ही घटना बनाकर आशापूर्ण देवी ने अपने कथा साहित्य में शब्द रूप बाण भेद दिया। आशापूर्ण देवी जी ने मनुष्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखना शुरू किया। घर के अंदर की दुनिया का चित्रण आशापूर्ण देवी जी ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है, चित्रण किया है। अब हम बात करते हैं कहानी के सारांश के रूप में। हम देखते हैं कि किस तरह से आधी रात को अचानक अविनाश की नींद खुल जाती है, जो कि इस कहानी का शुरुआत होता है। अविनाश का दम घुट रहा होता है, साथ ही साथ अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा होता है। छाती पे अत्यधिक दर्द के परिणाम स्वरूप अविनाश को लगा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उन्होंने धीरे से किसी को पुकारा, लेकिन जिससे पुकार उस आवाज तक नहीं पहुंचती है। अविनाश अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए कोई काम नहीं है, जिस कारण उन्होंने खुद ही अपने लिए काम की तलाश कर रहे हैं। उनके बेटा बहू डिब्बे वाला दूध ही लाया करते थे, लेकिन अविनाश को छोटे पोते के लिए
खुद ही खटाल से दूध मंगवाकर दुहाकर लाने की जिम्मेदारी ले ली है। अविनाश का बड़ा बेटा नौकर के साथ जाकर बाजार से सामान ले आता है, लेकिन उसके ऑफिस जाने के बाद अविनाश फिर बाजार जाते हैं। कोई न कोई ऐसी चीज ले आते हैं जिसे घर वाले नहीं खाते हैं। नौकरानी गाड़ी में बिठाकर छोटे पोते को पार्क ले जाती है, लेकिन अविनाश अपने पोते की जिम्मेदारी नौकरानी पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वह साथ जाते हैं। अविनाश को सुबह सुबह भूख लगती है, लेकिन वह किसी से खाना मांगते नहीं। बेटों के लिए टिफिन बन रहा होता है, लेकिन पोतियों के लिए भी भुंजिया, हलवा, आलू, मिर्ची इत्यादि पक रहे होते हैं, लेकिन खाने की खुशबू से और अधिक बेचैन हो जाते हैं। लेकिन खबर सुनाने के बहाने वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं। सच यह है कि वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी उन पर ध्यान दे, उन्होंने उन्हें भोजन के लिए पूछे, लेकिन पत्नी सैलबाला अविनाश के मन की बात नहीं समझती और उन्हें जाने के लिए कहती है। फिर अविनाश मुद्दे की बात करते हुए खाने की बात करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने आज भी अच्छा खाना नाश्ता कर लिया था। अविनाश इस दर्द में दिन भर के कार्य याद कर रहे थे कि दिन में तो सब ठीक था, लेकिन फिर यह दर्द कैसे हो गया। इसी दर्द से वह चिल्ला पड़े, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती। अविनाश का कमरा सकरा है, मतलब छोटा सा, जिसे सोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सैलबाला अपनी पोती के साथ अविनाश के और सैलबाला के पुराने कमरे में सोती है। अविनाश को अलग एक बहुत छोटे छोटे कमरे में सोना पड़ता है। थोड़ी देर बाद अविनाश की पोती ने सैलबाला को आवाज लगाई, दीदी, ओ दीदी, देखो तो दादू पता नहीं कैसे चिल्ला रहे हैं। सैलबाला उठी और जल्दी से अविनाश के कमरे की तरफ भागी। सैलबाला ने आते ही अविनाश की नाड़ी देखी। कोई भी बीमार होता तो सैलबाला सबसे पहले नाड़ी देखती। नाड़ी, नाली यानी नब्ज, 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 ये नब्ज। उसके बाद सैलबाला अविनाश को लगातार आवाज देने लगी। अविनाश सैलबाला की चिंता भरी आवाज का सुख लगने लगा। इतने में अविनाश के दोनों बेटे आ गए। बेटे के आते ही स्नेह से भरे लफ्ज बदल गए। बेटे ने कहा, डॉक्टर को बुलाया क्या? इतने देर में अविनाश का दर्द थोड़ा कम हो गया और वे चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ देर चुप रहना ठीक समझा। सैलबाला ने कहा कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, नाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। यह सुनने ही अविनाश की आंखों से आंसू निकल रहा है, जो कि खुद की उनकी पत्नी होती है। अविनाश आंखें नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन सैलबाला ने जब पानी पानी पूछा तो उन्हें एहसास हुआ कि आंख नहीं खोल रहे हैं तो पानी नहीं पी सकूंगा। परिणाम स्वरूप पानी के पीने के लिए अविनाश ने आंखें खोल दी। उनके आंखें खोलते ही बेटा ने उनके लिए चिंता दिखाते हुए हाल पूछा, जिससे सुनकर अपनापन महसूस हुआ। छोटे बेटे ने जब कहा कि अब ठीक हो, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर अविनाश बहुत आहत हुए। कुछ ही देर में उनके खाने पीने का दोष दिए जाने लगा, जिसे सुनकर अविनाश भी बहुत दुखी हुए। सैलबाला ने जैसे ही कहा कि बुद्धू बेटे जाकर सो जाओ, दोनों बेटे सोने के चले गए। कुछ देर बाद अविनाश के पास बैठने के बात करने के अविनाश को दुख हुआ, कोई न रहा। सबके जाने के बाद जब सैलबाला के अविनाश के पास बैठी थी तो अविनाश ने दुखी मन से कहा कि तुम भी जा रही हो क्या? सैलबाला ने कहा, मैं दवाई लेकर आती हूँ, फिर बैठूंगी। अविनाश ने कहा, बैठो नहीं, यहीं सो जाओ। सैलबाला ने इनकार कर दिया। अविनाश ने पुराने दिन याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन सैलबाला उस बात को काट दिया। उसने कहा, बेटे बेटियां देखेंगे तो क्या सोचेंगी? सैलबाला का कहना था कि व्यस्क यानी जवानी में बुजुर्गों और बुढ़ापे में बच्चों से लजा करनी पड़ती है। सैलबाला के जाने के बाद अविनाश को लगा कि फिर से दम घुटने लगा है। उसके बाद उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगा और तकिया भीगने लगा।
अविनाश लगातार उन अपनी मृत्यु की कल्पना करने लगे। अब यह सोचने लगे कि जो पत्नी और बेटे उन्हें इस तरह छोड़कर चले गए, उन्हें किस तरह का सुबह पछतावा होगा क्या। इसके निष्कर्ष की ओर हम बढ़ते हैं तो समाज में अक्सर देखा गया कि बुजुर्ग को अनदेखा किया जाता है। इस कहानी में अविनाश मनोवैज्ञानिक रूप से अकेले हो गए। माता पिता को खाना दे देना ये सब कुछ नहीं होता है, उन्हें सम्मान और समय भी देने की आवश्यकता है। सेल वाला कहती हैं कि बुढ़ापे में बच्चों से शर्म करनी चाहिए, जबकि यह रूढ़िवादिता अविनाश को अकेला कर देती है। सेल वाला तो सारा दिन अपने घर के काम में बच्चों में व्यस्त रहती है, लेकिन अविनाश जिसे उस आयु में मौका मिला है वह फुर्सत के पल अपनी पत्नी के साथ गुजार सकता है। तब उसकी पत्नी व बच्चों द्वारा उन्हें अकेले कमरे में रहने के लिए छोड़ देना यह अन्याय नहीं है तो क्या है। गौरतलब यह बात है कि यह जिस तरह से कहानी है उसी तरह एक और वापसी कहानी है, आप पढ़े होंगे शायद, बीए के दौरान हम लोगों ने अध्ययन किया था। जी सर, पढ़े हैं। वापसी, जी जी, वापसी कहानी में भी कुछ इसी प्रकार, उसमें बस एक दशक का, यानी कि दशक का अंतराल है कि जो व्यक्ति जीवन भर परिवार के पालन पोषण के लिए घर से दूर, बच्चों से दूर, उस मिट्टी से दूर जो मिट्टी में जन्म लिया, उस व्यक्ति या कोई भी पात्र की बात कर रहे हैं, अमूमन सभी के साथ ऐसा घटनाएं होती है या होता ही है। और यही चीजें यहाँ पे उनको कुरेदता है कि एक समय था जब वह युवक थे, तो आमदनी के खातिर वह कोई पेशा में चले गए और पेशा या नौकरी करने लगे। नौकरी के उपरांत तो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने नाती पोतों के साथ, अपनी दामाद के साथ, अपने बेटों बेटियों के साथ, बहुओं के साथ वह आराम से जीवन व्यतीत करे, उनके सम्मुख सब रहें। और वही 60 वर्षों के उपरांत जब आते हैं तो जो व्यवस्था घर का देखते हैं तो अपना मृत्यु तक की कल्पना करते हैं। ये बड़ा विडंबना और बड़ी दुख की बात है। कितनी त्रासदी वाला शब्द है। त्रासदी भी एक शब्द कम पड़ जाएगा इस संदर्भ में, कि जो व्यक्ति पूरा अपना जीवन बच्चों परिवार के लिए व्यतीत कर दिया, उसके लिए कुछ पल नहीं दे पा रहे हैं। आजकल आप समाज में देख रहे हैं कि बुजुर्ग माता पिता को भोजन दे दिए और छोड़ दिए, अब अपने अपने लागधून में लगे हुए हैं। उनके पास बैठकर आप गौर किए होंगे कि जब वो बुजुर्ग व्यक्ति रिटायर होने के उपरांत वो पैसे की लालसा नहीं रखता है। पैसा उसने सारे जीवन कमाया, और जब बैठते हैं, जब उनके पास कोई नहीं रहता है, तो आपस में वो अपने आप बात करने लगते हैं। आप गौर करेंगे, यही वह कारण है, अकेलापन उन्हें बेचैन करने लगता है। जो 10 समाज के बीच में, 10 लोगों के बीच में कार्य करते हैं, अब एक बैग एकांत में आ जाते हैं तो उनका जीवन एकदम विलुप्त के समान होने लगता है। और वही कल्पना करने लगते हैं यहाँ पे अविनाश जी। उनकी पत्नी को समय के अभाव है इस कहानी में, और उस कहानी में अंतर है, बशर्ते वहां पे अंतराल गैप है, वहां पे जनरेशन गैप है। और यहाँ पे रूढ़िवादिता, कहानी दोनों रूप से एक ही धारा में चल रही है, बस थोड़ा सा इतर अलग हो जा रहा है इसमें कहानी में। दोनों कहानी की अगर रूपरेखा की बात करें तो समक्ष चल रहा है, बशर्ते वो खाने के लिए लायक है, वहां पे उनके साथ कोई समय नहीं व्यतीत करना चाहते। यहाँ पे भी वही चीजें हैं। और वहां पे क्या है, वापसी कहानी में है
कि उनके साथ कोई ताल से ताल मिलाना नहीं चाहता है, क्योंकि उनका रहन सहन और अभी के यंग जनरेशन का रहन सहन में बड़ा बदल फेर है, हेर फेर है। बहरहाल इस कहानी में आप देखें कि किस तरह से एक बुजुर्ग अवस्था में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं रिटायर्ड पर्सन, या जो 60 दशक 60 के बाद जो आ जाते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे वो नौकरी पेशा ना करते हो, किसानी हो, तो उनका भी जीवन एकांत होने लगता है। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे एक कहानी अविस्मरणीय यात्रा की, जिसमें हम कहानी और समीक्षा की बात करेंगे। आधुनिक असमिया साहित्य के विकास में असमिया की सर्वप्रथम पत्रिका अरुणोदय 1846 से 1880 का विशेष स्थान रखता है। असमिया की कहानी की शुरुआत इसी पत्रिका में प्रकाशित होती थी। असमिया के प्रारंभिक महत्वपूर्ण कहानियों में लक्ष्मीनाथ, साधु कथार, बेजब रुआ का नाम उल्लेखनीय है। इस कहानी के रचनाकार इंदिरा गोस्वामी, जो कि 1960 के आसपास शुरू होता है, उन्होंने अपने साहित्य में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अंतर्वृद्धियों की बड़ी शिद्दत से चित्रण किया है। एक अविस्मरणीय कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है, जिसमें सामाजिक पहलू तो ही है, जो कि मर्मस्पर्शी मानवीय पहलुओं को भी वाणी दे दी गई है। इंदिरा गोस्वामी, डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी का अगर हम परिचय की बात करें तो डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी असमिया साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध लेखिका हैं, जो कि मास्टरपीस ऑफ इंडियन लिटरेचर खंड 1 और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार वह वर्तमान की असमिया महिला रचनाकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इंदिरा गोस्वामी का जन्म 1942 में दक्षिण कामरूप के आमरागा सत्र के सत्राधिकार परिवार में हुआ था। इंदिरा गोस्वामी का रचना काल 1960 के आसपास शुरू हुआ है और सन 1961 में उनकी कहानी सेव आधार पुहारू अंधेरा प्रकाश से अधिक उजाला था प्रकाशित हुई थी। इंदिरा गोस्वामी में सैकड़ों कहानियां लिखी हैं, जिसमें ब्राह्मण, विधवा, गरीब किसान, असहाय प्राणी, दंगा पीड़ित इत्यादि इंदिरा जी ने कहानियों की जीवंत पात्र है। जीवंत पात्र का आशा है कि आप विधवा या ब्राह्मणी की बात अगर हटा दिया जाए, तो विधवा की जो स्थिति होती है, आप अमूमन अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक गरीब किसान की जो जर्जर स्थिति होती है, बेवजह बारिश हो जाना, अकाल पड़ जाना, खाद का हर वर्ष बीजों का अलग अलग खरीदारी करना, और उसके उपरांत बीज अगर फल दे भी दे, धान उपज भी जाए, फसल उपज भी हो भी जाए, उसके बाद उसके लागत मूल्य न प्राप्त होना, असहाय प्राणी, असहाय जिसमें कोई सहारा न देने वाला हो, दंगा पीड़ित, जब दो संप्रदाय आपस में भिड़ते हैं, उससे जो उपजने वाला व्यक्ति जो रह जाता है शेष, उसकी जो असहाय पीड़ा होती है, अप्रवास रहना, घर बार न रहना, बहुत विरत स्थिति होती है, विकट स्थिति होती है, पीड़ादाय होती है। इसी को उन्होंने जीवंत पात्र कहा है। इंदिरा गोस्वामी को मामोरे धारा तरुवार उपन्यास हेतु 1942 में, माफ कीजिएगा 82 में साहित्य अकादमी से नवाजा गया था और उपन्यास लेखन में से पूर्व इंदिरा गोस्वामी ने फील्ड वर्क किया और यह उपन्यास सर्वाधिक चर्चित हुआ था। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ।
इसी उपन्यास में आधारित एक फीचर भी फिल्म बनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुरस्कार भी पाया था। लेखिका का लेखन असम की भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है। चेनाबेर स्रोत कश्मीर के श्रमिक जीवन पर आधारित है कहानी। अहिरन मध्य प्रदेश पर आधारित है। लेखिका सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके बाद वे रचनाकार हैं, कवि, कथाकार, निबंधकार, अनुवादक, अध्यापक इत्यादि के रूप में इंदिरा गोस्वामी भारतीय साहित्य में एक उल्लेखनीय नाम है। कहानी का रूपरेखा की अगर हम बात करें तो इंदिरा गोस्वामी की कहानी में आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले हिंसा के कुछ हृदय विदारक पहलुओं के चित्रण मिलते हैं। इस कहानी में असमिया संस्कृति जनजीवन को एक यात्रा के रूप में, झलक के रूप में दिखाने का कार्य करती है। वन्य से लेके जंगल तक और जंगल से लेके घरों तक घिरे रहने का असम प्रदेश में हाथी भारी मात्रा में मौजूद मिलते हैं। हाथियों का वह झुंड धान के खेतों में आ जाना और सभी किसानों को उसे मिलकर भगाने का कार्य में जुटना, इस पर पूरा वह बुनियादी रूप रखी है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी अभिशाप है। यह मानव जीवन में भयानक विस्फोट के रूप में प्रकट होकर न केवल आर्थिक और सामाजिक विकट समस्याएं खड़ा करता है, बल्कि संपूर्ण देश की व्यवस्था को तहस नहस, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप आम लोगों में अंधविश्वास, अनास्था, संदेह इत्यादि का भाव उत्पन्न करता है। अब इस अध्याय में आतंकवाद की झलक महसूस होगी। इस कहानी में आप जब अध्ययनरत करेंगे तो आपको यह सब सारे नजारे देखने को मिलेगा, अध्ययन करने को मिलेगा। इसकी सारांश की अगर हम बात करें संक्षिप्त में कि लेखिका अपने शुरुआती दौर में करती हैं, तो लेखिका अपने सहकर्मी के साथी प्रोफेसर मीरा जकर के साथ दिल्ली से कांजीरंगा असम के लिए यात्रा शुरू करती हैं, जो कि अविस्मरणीय यात्रा बन जाती है। असम के छात्रों द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भारतीय भाषा विभाग में कार्य करने वाले प्रोफेसर मीरा जकर और लेखिका इंदिरा गोस्वामी आए थे। शाम को वे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में से लौट रहे थे। वे दोनों शाम होने से पहले गुवाहाटी पहुंचना चाहते थे। प्रोफेसर मीरा जक्कर का कोई मित्र पंजाब के आतंकवादियों के हाथ मारा जा चुका था। परिणाम स्वरूप वे उस दहशत से मुक्त नहीं हो पाए थे। सफर के दौरान रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और रोड के किनारे एक चाय की दुकान में लेखिका और प्रोफेसर मीरा जक्कर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं और चाय पीते हैं। और चाय की दुकान में एक वृद्ध व्यक्ति जो दुकान का मालिक है और उसकी पत्नी, वृद्ध पत्नी है, उसकी पत्नी चाय बनाती है और चाय बनाते बनाते अपने दुख भरे जीवन की सारी दास्तान लेखिका व प्रोफेसर मीरा जक्कर से बताने लगती है। वृद्ध पत्नी के द्वारा कही जा रही बातों का विरोध करते हुए उसे न कहने को कहता है। बातचीत के माध्यम से लेखिका को पता चलता है कि इस परिवार में कभी बहुत सुख था, शांति थी, अभाव का कोई नामो निशान भी नहीं था। लेकिन बाढ़ के कारण उनके खेत नहीं नदी में डूब गए और उनके दो पुत्र, जिसमें बड़े बड़े बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। अब वृद्ध है, वृद्ध की पत्नी है, अब वृद्ध की एक बेटी भी है जिसका किसी भारतीय सैनिक से प्रेम हो गया था। परिणाम स्वरूप उस बेटी से पूरा परिवार नफरत करता है। छोटा बेटा किसी
सहस्त्र संघर्षण में शामिल हो गया है। जब लेखिका और प्रोफेसर मिर्जाकार दुकान में बैठे चाय पी रहे थे, तभी वृद्ध का घायल बेटा झोपड़नुमा दुकान में आता है और अपनी बहन को देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसके पेट पर लगातार प्रहार करता है। अब इतना प्रहार ज्यादा हो कि रक्त भ्रूण का हत्या बहने लगता है, यानी कि भ्रूण का रक्त, यानी कि जो उसके गर्भ में पल रहा होता है बच्चा, वह नष्ट हो जाता है। चाय के दिए गए पैसे देकर उसे उठा लेता है और खरीदारों से कुछ और पैसे मांगता है ताकि वह पोचर लोगों से एक अमेरिकी कार्यवान खरीद सके। दोनों ग्राहक विस्मय विनम्र होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस दृश्य के बाद कहानी का अंत हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम बढ़ने के कारण आगे देखते हैं कि कहानी के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि आतंकवाद की काली छाया अपना हाथ बढ़ाने के देश की शांति और उसके अमन चैन एवं उसकी सुरक्षा की स्थिति को क्षति पहुंचाती है। अब इस कहानी में वृद्ध सज्जन का छोटे बेटे के हिंसा की राह पर चलने के पीछे उस परिवार की अभावग्रस्तता अधिक जिम्मेदार है। परिणाम दाने दाने को जो परिवार मोहताज है, कहानी के अनुसार यह स्पष्ट है कि यूं ही कोई हथियार नहीं उठा लेता है। वृद्ध सज्जन को अपने बेटे के द्वारा किए जा रहे कार्य पसंद नहीं आते। जब उनकी पत्नी बार बार बेटे को खोजने के लिए कहती तो वृद्ध सज्जन उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। यह कहानी एक आतंकवाद की जीवंत दास्तान, किसान की अभावग्रस्त जीवन व्यतीत यापन का दास्तान दिखाने का प्रयत्न करती है। उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं बेघई ओड़िया कहानी की तरफ, जिसमें ओड़िया साहित्य की हम बात करें तो ओड़िया साहित्य को मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर विकसित करने वाले में फकीर मोहन सेनापति का नाम अत्यधिक आदर से लिया जाता है। जो कि हम आपको फकीर मोहन सेनापति की अगर हम बात करें और प्रेमचंद की बात करें तो दोनों का कहानी का बात करें, दोनों कथा साहित्य की हम बात करें तो दोनों का लेखन शैली लगभग एक जैसी थी। दोनों ने अलग अलग समस्याओं को उठाकर, किसानों की समस्याओं को उठाकर, जो मध्यवर्गीय जीवन यापन करने के लिए मजबूर व्यक्ति की दास्तान को उठाने का काम अपने अपने स्तरों पर किया है। बशर्ते प्रेमचंद जी ने भारतीय पूरे भारत की बात करते हैं और वहीं पे फकीर मोहन सेनापति कहीं ना कहीं एक उड़िया साहित्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं, और यानी उड़ीसा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बहरहाल फकीर मोहन सेनापति ने भाषा आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया है। उड़िया की सर्वप्रथम कहानी रेवती 1898 में लिखी गई, जिसमें सामाजिक अंधविश्वास, कुसंस्कार, दक्यानुसूरी विचार, जंजर परंपरा का विरोध है। नारी शिक्षा के प्रति प्रबल आग्रह है। फकीर मोहन ने लगभग 25 कहानियां लिखी है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से ओड़िया कथा जगत के समक्ष एक मानदंड प्रस्तुत किया है। फकीर मोहन तथा उनके समकालीन रचनाकार चंद्रशेखर नंद, दयानिधि मिश्र, दिव्या सिंह, पाणिग्राही इत्यादि ने रचना की है। फकीर मोहन की मृत्यु सन 1918 ईस्वी में हुई। सामाजिक अन्याय, अत्याचार, आर्थिक शोषण के विरुद्ध फकीर मोहन सेनापति ने अपनी कलम चलाई है। वर्तमान में उड़ीसा साहित्य की कहानी बेघई जो आपके पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई है, इनके लेखक है गोपीनाथ महंती का परिचय अगर इस रूप में कहा जाए तो सृजन यात्रा उन्होंने निबंध लिखना से शुरू किया।
1935 में उन्होंने 16 निबंध साहकार नामक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित किया था। लेखक के कहानी लेखन की शुरुआत 1935 में हुई थी। पहली कहानी संकलन 1951 में घास का फूल प्रकाशित हुई। गोपीनाथ बाबू ने कुल 200 कहानियां लिखी हैं। उड़िया तथा पूरे भारत में उन्हें उपन्यासकार के रूप में माना जाता है, अर्थात उनके उपन्यासों की अत्यधिक प्रशंसा हुई। उपन्यास मार्टिन टाल हेतु लेखक को भारतीय ज्ञानपीठ से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। 1938 से 1964 में के बीच उन्होंने 14 उपन्यास लिखे। कहानी का अगर हम परिचय की बात करें तो बेघई कहानी में निश्चित कथा नहीं है। बेघई कहानी लंबी कहानी में बाघ के आतंक, आदिवासियों का बाघ शिकार हेतु अभियान जैसी एक आधा घटनाओं के अतिरिक्त कथा क्रम नहीं है। पूरी कहानी में गोपीनाथ महंती जी ने बाघ का उल्लेख विविध परिप्रेक्ष्यों में किया है। सामाजिक यानी आदिवासी समाज बाघ के प्रकोप से आतंकित है। बाघ की उन्मत्तता के चलते चारों ओर भय व दहशत का वातावरण छाया रहता है। बाघिन ने पहले गाय भैंस को खाना शुरू किया, उसके बाद वह प्रचंड रूप धारण करती है। उसका भय जन जन में व्याप्त हो गया है। बाद में उसने इंसानों का शिकार करना शुरू किया। बाघ का आदिम खाना उसके विरोधी स्वभाव का प्रतीक है। आदिवासी समाज के लोग बाघ यानी मनुष्य विरोधी शक्ति को मारने के लिए संघर्षवध जीवन जीते हैं। बाघ से आशय आप समझ सकते हैं कि अन्य संदर्भों में लिया। बाघ सिर्फ एक प्रतीक का सहारा लिया गया लेखक ने। यहाँ लेखक प्रतीक माध्यम से बाघ का एक प्रतीक मानक लिए हैं। यथासंभव उसने चुनौती देते हुए सदियों से उनके मन में व्याप्त आतंक को समाप्त करना चाहते हैं। बाघ केवल एक हिंसक जानवर नहीं है, यह स्वेच्छाचारिता का भी प्रतीक है। दमन और शोषण के आधार पर आम आदमी पर आतंक बरसाने वाले शासक का भी प्रतीक है। कहानीकार ने बाघ की सर्वकारिकता और सार्वभौमिकता को स्पष्ट शब्दों में चित्रण किया है। हर युग में हर जगह बाघ निकलता है, उसे शिकार किया है। संसार में जितने दिनों तक मनुष्य नाम का प्राणी जीवित है, बाघ नामधारी जंतु जिंदा है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह में आदमी को बाघ खा ही रहा है। निष्कर्ष रूप में देखें कि बाघ हर युग में, हर देश में होता है, अर्थात बाघ एक अन्याय का प्रतीक है। आदिवासियों ने उस बाघ का विरोध किया है जो मनुष्य समाज को अपने अधिकारों को से वंचित करता है। यह अलग बात है कि बाघ का मुकाबला करने के लिए उनके पास पारंपरिक अस्त्र या शस्त्र ही है। विजय के लिए अदम्य साहस चाहिए, तो आदिवासियों के पास होता है। यह अलग बात है कि अंधविश्वास को आधार बनाकर रण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बघई उसके उपरांत हम बात करेंगे विद्रोह कहानी का, यानी कि बाघ के रूप में बाघ एक माध्यम है, बाघ एक प्रतीक है। बाघ के माध्यम से पूंजीपति वर्ग या उद्योगपति और बाजारवाद सभी चीजों को दिखाने का काम किया है। और इसी बीच में अंधविश्वास भी है। समाज में हर समाज के वर्ग में
अंधविश्वास व्याप्त रूप से फलता है और बढ़ता है। उसके उपरांत हम बात करेंगे विद्रोह कहानी का। इसमें विद्रोह कहानी का अगर हम सामाजिक परिवेश की हम बात करें, कहानी की बात करें, तो वर्तमान में जैसा समाज हम देखने को मिलता है, हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। समाज के प्रत्येक वर्ग को समानता, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के माध्यम से मिली है। इससे पहले समाज 4 वर्णों में या 4 वर्णों के आधार पर जीवन निर्वाह करता है, जो क्रमशः है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वर्ण में सबसे निचले स्तर के माने जाते हैं। वैसे जिन वर्णों का निर्धारण उनके कार्य अनुसार हुआ था, उन वर्णों का समाज में कार्य के स्थान पर जन्म से परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात किसान का बेटा किसानी करेगा, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, अफसर का बेटा अफसर बनेगा। इस प्रकार की अवसर की प्रधानता पर निर्भर करने लगी कि जन्म लेने वाला बच्चा चारों वर्णों में से किसी वर्ण से संबंधित परिवार में जन्मा हो। जो लोग शूद्र के वर्ण के अंदर आते हैं, उन्हें अन्य वर्णों की सेवा का कार्य करना पड़ता था। जो दलित कहे जाते हैं, उन्हें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका चित्रण बाबूराव बागुल की कहानी विद्रोह में किया गया है। जो कि आपके अनुसार कहानी के सारांश की बात करें तो प्रभु ने अपने बेटे की नौकरी के लिए 2 साल पहले अर्जी दी थी, लेकिन उस अर्जी का रिप्लाई 2 साल बाद आया कि वर्तमान में प्रभु दलित यानी बहुत वृद्ध हो चुका है। उसकी पत्नी भानी और वह खुद भी सारी जिंदगी भंगी का काम करते हैं। जन्म से दलित हैं, परिणाम स्वरूप कार्य में मैला धोने का कार्य मिलता है। इसी कारण समाज में अछूत अर्थात असदृश माने जाते हैं। प्रभु द्वारा भेजी गई अर्जी का जवाब भी मेहनत की नौकरी अर्थात शौचालय को साफ करने और मैला ढोने की मिली है। प्रभु का बेटा जयचंद मैट्रिक पास है। वो आगे और पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उनके माता पिता और पत्नी शांति चाहते हैं कि वो भंगी की नौकरी को स्वीकार कर ले। जय की पत्नी लगभग 16-17 साल की है। जय और शांति की शादी बचपन में हो गई थी, बाल विवाह। लेकिन जयचंद अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहता है, इसलिए अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं देता था। सबके सामने जय अपनी माँ को माँ कहने में लज्जित होता है, क्योंकि वह मैला साफ करने का कार्य करती है। जय अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दूसरी तरफ उन्मुख करते हैं कि जब देखिए एक बेटा को पालने पोसने में उनकी माता या उनके पिता कितने कष्ट किए होंगे, उसके बाद भी माँ का जो कार्य होता है, माँ का काम करती है कि वह कूड़ा उठाती है या सफाई का काम करती है, उससे वो लज्जित होता है। जो कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन नहीं, अगर पाश्चात्य देशों में चले जाएं, वहां पे चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो, चाहे एक अफसर ग्रेड का आदमी हो, चाहे वो वहां का कोई भी कार्य हो, मतलब अफसर ग्रेड का हो, वहां पे इतना, यहाँ पे इतना नहीं है, लज्जा नहीं आएगी आपको। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है। जय द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार से भानी पर क्या बीतती है, प्रभु ने जय को बताने की कोशिश की। जयचंद चाहता है कि पढ़ लिख कर कलंक बन जाए और उसके माता पिता को दलित होने के कलंक से आजादी दिला दे। इसी तरह की एक और कहानी आप देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उनकी आत्मकथा है
जूठन, उसमें भी वह उनके छोटन जो पिता रहते हैं, उसमें भी वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो पढ़ लिख कर, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं, पढ़ लिख कर जो चूड़े का जो उनका जो जातिगत कलंक है, वो हट जाए। और वही चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखलाई पड़ रहा है कहानी में भी। लेकिन घर की परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। पिता द्वारा बताए जा रहे माँ की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में जानने के बाद वह बहुत पछताता है और माँ के घर आते ही उनके कदमों में गिर जाता है। प्रभु से ठेकेदार ने कहा कि जय पढ़ा लिखा है, इसलिए उसे वह कुछ और कार्य करवाएंगे। जय अपनी माँ के साथ ठेकेदार के पास जाता है और इस नौकरी को स्वीकार कर लेता है। ठेकेदार अपने पहले ही दिन शौचालय साफ करने और मैला ढोने का काम उसे दे देते हैं, जिससे जय की माँ भानी को बहुत दुख होता है। वह कहती भी है कि यह पढ़ा लिखा है, लेकिन इस बात से साहब या ठेकेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। भानी अपने बेटे से यह काम करवाने को मना कर देती है। यहाँ पे जिस तरह से अपने माँ मना कर रही है, उसी तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जाति के थे, जुड़े जाति के, वह भी चमड़ा निकालने का काम, जब गौ मर जाता है, गौ गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में गाय मर जाता है, तो उन लोग गाय उठाकर और उस चमड़ा निकालकर वो चमड़ा को बांध कर चमड़ा बेचने के लिए जाते हैं। तो उससे चमड़ा से खून बहता हुआ रहता है, जब आंखों पे पड़ता है तो वो कपकपा जाते हैं। उसकी मां जाने से मना करती है प्रकाश वाल्मीकि की। अब जब आत्मकथा पढ़ेंगी तो उसमें भी हूबहू आपको कथा से समकालीन लगभग लगभग आप पाते हैं लेखक की स्थिति को, जर्जर स्थिति को। वही यहाँ पे भी माँ जो है मना करती है कि यह अध्ययनरत किया हुआ, यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इससे यह काम ना दिया जाए। बहरहाल उसके बाद उसकी बातें कोई नहीं सुनता है। भानी अपने बेटे से यह काम करने को मना कर देती है, उसे घर भेज देना चाहती है, लेकिन जय कहता है कि मैं सफाई करूंगा। 32 शौचालय की सफाई करनी थी और शौचालयों के नीचे रखे डब्बों खाली करने थे। मैला इकट्ठा करने वाला गाड़ी आ जाता है और गाड़ीवान आ जाता है और वह जय को बार बार आवाज लगाता है कि जय ने पहले यह काम कभी नहीं किया। शौचालय की दुर्गंध, वहां की विभत्स स्थिति को देखने के बाद वह परेशान हो जाता है और वह गंदगी उसके ऊपर गिर जाती है। जिस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन आत्मकथा में खून की टिप टिप और चमड़ा जब लेकर लाद कर ला जाता है और टिप टिप उसके खून से लथपथ हो जाते हैं, वही स्थिति यहाँ पे भी जय की होती है। मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि साहित्य के हर एक क्षेत्रों में, कथा साहित्यों में, हर भाषाओं में आपको समकालीन लगभग लगभग कहानियां मिलेंगी, एक दूसरे से जुड़ता दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं उसका तुलनात्मक अध्ययन भी करते चला जा रहा हूं। आप शायद समझ रहे होंगे। और शौचालयों की दुर्गंध से उनकी स्थिति जो है तरबतर हो जाती है। जय की माँ यह स्थिति देखकर चक्कर आने लगता है और गाड़ीवान आकर उसे संभालता है और जय को घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहता है कि माँ से दूर रहे, नहीं तो माँ की भी अपना तरह मैला से गंदा कर देगा। जय को अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ीवान जय जो मैला गाड़ी में इकट्ठा करके जाने आया था, उसकी तरफ खींचने लगता है और गाड़ीवान चिल्लाने लगता है कि बचाओ। वहां मौजूद बाकी कर्मचारी आते हैं, लेकिन वह दलित को छूते ही खुद भी अछूत हो जाएंगे, इसलिए वह बीच बचाव नहीं करते हैं। भानी बार बार उससे झगड़ा रुकवाने के लिए कहती है, लेकिन कोई अपवित्र हो जाने के डर से उसके पास नहीं जाता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। वही इंसान जो अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहेंगे कि वही इंसान अगर वह जो भी शौचालय साफ कर रहा है, तो भी तो अछूत हुआ, तो उसे आप क्यों वहां पे प्रयोग कर रहे हैं? वो प्रयोग ना करे। जब उस व्यक्ति का वो छूने से अछूत हो जा रहा है, तो भी तो सफाई किसने किया? जय ने किया। जाति कौन सा था? दलित जाति का था, तो भी तो अछूत हुआ। बहरहाल उसके उपरांत जब गाड़ीवान निर्जीव वस्तु की तरह गिर पड़ा जाता है,
तो जय अपनी माँ भानी के गले लगकर रोने लगता है। अब भानी को यह सोचकर सदमा लग जाता है कि उसका बेटा पागल हो गया है। लेखक का कहना है कि लोगों का मन जय के विद्रोह को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि मन तो मनु ने पहले ही मार दिए। यही कहानी समाप्त हो जाती है। अब मन मन तो मनु मनु कौन है? मनु एक लेखक है, रचनाकार है, जो कि पौराणिक में आपको मिलेंगे मनु। यही कहानी पर इसके अंतर्गत आ जाते हैं निष्कर्ष की ओर कि स्वतंत्रता के उपरांत भी दलितों को जो समानता प्रदान करने के लिए अन्य वर्गों की तरह सम्मान, अधिकार या अवसर प्राप्त नहीं हुए करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें जाति के आधार पर नौकरी देने के स्थान पर अन्य क्षेत्रों के व्यवसाय व नौकरी में शामिल करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी पूरे भारत में जाति आधारित नामक नकारात्मक भेदभाव समाप्त हुआ है या नहीं, यह आप अपने आप स्तर पर या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस 35 साल कहानी से का प्रथा तो नहीं है सर, 35 साल से प्रथा नहीं है। 30-35 जी साल जी से जी प्रथा तो नहीं है। नहीं, अब छुआछूत तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आप अन्य अन्य देश अन्य अन्य जगहों पर आप देखेंगे। इससे मैं आपको आपसे सहमत हूँ, लेकिन अभी भी कहीं कहीं स्तरों पे आजकल हमने कुछ कोटेशन पढ़ा था न्यूज में ही कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, पिज्जा जो डिलीवरी जो जोमेटो के माध्यम से या स्विगी के माध्यम से पहुंचाता है, और बारिश उस दिन हो रहा होता है, जब वो पूछता है कि नाम क्या है तुम्हारा, अभी हाल की बात कर रहा हूं मैं, 2-3 दिन पहले की घटना है यह, मध्य प्रदेश की। जी। और वहां पे जैसे ही उसने बताया कि छोटी जात का है, तो उसे बहुत अमानवीयता के साथ उसे बहुत बहुत उसे प्रताड़ित किया जाता है, बहुत मारा जाता है उसे। उसका क्या दोष है? बहरहाल मैं उनके साथ संवेदना रख रहा हूं कि संविधान के अनुसार, बशर्ते अगर देखा जाए तो यहाँ पे उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ये मानो मानो अगर ये जो आप कह रही हैं बहुत सही कह रही हैं, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, बशर्ते मैला लेकिन जो मैला कुछ ढोने कुछ का काम नहीं, मैला ढोने का काम अभी नहीं है, मैं वो बोल रही थी। जी 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 हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो कुछ देखिए मैला ढोने का काम हो गया, या फिर जो पीछे जब उस दौर में गुजरते थे दलित, तो पीठ पर मटका रखने का काम हो गया, और झाड़ू रखने का काम हो गया, या चप्पल अपने सर पे रखने का काम हो गया, या जो महिलाएं होती थी जो जिसको बोलते पल्लू, यहाँ तक मतलब वो बांध हटाने का काम, वो सब सारा हट गया। बिल्कुल मैं 100% आपके समर्थन में हूँ, बशर्ते लेकिन कुछ कुछ जब आप कथाएं पढ़ेंगी या जब आप अपने ये अखबारों में अध्ययन करते हैं कि कुछ कुछ जब कहीं कहीं ऐसे भी जगह है जब आप बारात के लिए यानी कि घोड़े या गाड़ियां पे चल के जाते हैं, तो वहां पर भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उन पे कुर्तियां दर्शाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो परंपरावादी, जो परंपरा है उसमें वह जकड़े हुए हैं, तो वह रूढ़िवादिता है। मैं यह कह रहा हूं मानवता विरोधी है। मैं वो नहीं, ठीक है जो परंपरा चली आ रही थी वो निर्वाह कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन उस निर्वाह के अंतर्गत मानव संवेदनाएं जो हैं, मानव का जो हक है, जो मानव कम से कम मनुष्य तो है, चाहे कोई भी हो, हम अपनी बात नहीं, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी जाति की बात कर रहा हूं। ये कहानी के माध्यम से इस निष्कर्ष की ओर हम लोग बढ़े है ना। लेकिन हाँ, काफी हद तक अब परिवर्तन हो गया है, और इस रूप में हमें देखने को मिलता है कि कम से कम कुछ हद तक 1-2% अब ऐसे रह गए हैं, अन्यथा लगभग लगभग समाप्त अभी होनी भी चाहिए। हर इंसान का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। बहरहाल अगली कहानी है ओ रे चुरुंगन मेरे। इस कहानी के अंतर्गत देखते हैं कि संसार में प्राकृतिक रूप से कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, यह खुद किसी व्यक्ति के हाथों में नहीं होता। मानव निर्मित
किसी भी निर्जीव वस्तु को बनाने के लिए इंसान को संसार में मौजूद प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करना, ऐसे में यदि कोई सजीव प्राणी का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो इसमें उसका खुद का क्या दोष है? हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी स्त्री की जिसकी संतान नहीं है। यदि कोई स्त्री माँ नहीं बन पा रही है, तो उसमें उसका क्या दोष है? अब इसी पे देख लीजिए, जैसे हमने दलित की बात कहा, अब एक स्त्री का देख लीजिए या पुरुष का ही, या पुरुष में दोष हो या स्त्री में दोष हो। अब स्त्री में कोई अगर माँ नहीं बन पा रही है किसी भी कारणवश, तो समाज किन दृष्टियों से देखता है? चाहे किसी भी वर्ग की बात कर रहे हैं, अब लेकर लेंगे, उनका हर जगह पर, पग पग पर उनपे ताना तंज कसा जाता है। आप मानती हैं? अभी समाप्त हो रहा है सर ऐसा। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है अमूमन, अभी एक कथा में अभी अनुसरण लिख रहा हूँ जी। और उसमें हमने पाया है कि शादी के 6 वर्ष उपरांत, 2 वर्ष उपरांत, 3 वर्ष उपरांत, हाँ, उस पुरुष को नहीं बोला जाता है। पुरुष को किसी भी स्थान पर उनको हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन महिलाओं को पग पग पर किया जाता है। मैंने अभी भी महसूस करे, जो कि आज आप हम कहाँ 21वीं सदी में हम लोग वार्तालाप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से खाना, भोजन, पैसा या अन्य चीजें, सारा कुछ जितनी भी सुख सुविधाएं हैं प्राप्त कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यह आलम है। आज भी समाज में कुछ है ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अध्ययनरत वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पढ़ा लिखा साक्षर व्यक्तियों की नहीं बात कर रहा हूं। अगर आंकड़ा उठा ले तो हमारे भारत में कितनी प्रतिशत साक्षर हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरीकरण तक, नगर यानी नगर तक आप उठा लें तो साक्षर रेट क्या है? अगर पूरे भारत का रेशियो उठा लें तो 60+, 70+ चलिए मान लेते हैं, या 80+ मान लेते हैं, अमूमन है क्या? आज की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अध्ययनरत हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या चाहे कस्बा हो चाहे शहर हो, पढ़ाने के लिए आतुर हैं, चाहे उनके गार्जियन यानी कि माता पिता पढ़े लिखे न हो, उसके बावजूद भी वो साक्षर अपने जो आने वाले जनरेशन को देना चाहते हैं। लेकिन जो मनोदशा स्थिति है वह यहाँ पे देख ले कि जिन स्त्रियों का संतान नहीं है, यदि कोई स्त्री मां नहीं बन पा रही है, तो प्राकृतिक दोष है ना कि उनका व्यक्तिगत दोष है। जब यह प्रश्न उठता है या स्पष्ट होता है कि उसका कोई दोष नहीं है, तो यह समाज क्यों दोषी ठहराता है? इतना ही नहीं, उनके मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी करता है। और आपके परिवेश में माता न बन पाने वाले स्त्री की स्थिति कितना दयनीय, और उस पर विचार करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत इस कहानी की में, जो कि कहानी का परिचय करते हुए हम देखते हैं कि ओ रे चुरुगन मेरे, जो कि कोंकणी की अत्यधिक चर्चित कहानी मीना काकोडकर ने लिखा है। इस कहानी में भारतीय की जो संतानहीन स्त्री की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाती है, और समकालीन भारतीय साहित्य की जनवरी फरवरी यानी 1992 वाले अंक में लीला गायटोडे द्वारा अनुदित होकर ओरे चुगन मेरे पहली बार हिंदी में प्रकाशित हुई थी। वर्तमान में यह कहानी आपके समक्ष रखी गई है यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन कहानी की जो संवेदना अत्यंत व्यापक है। यह कहानी संतानहीन माता व मातृहीन बालक स्थिति को दर्शाती है। लेखिका का अगर हम परिचय की बात करें तो मीना काकोडकर कोंकणी की कहानीकार हैं। उनका जन्म गोवा के
पोलोरम में 21 सितंबर 1944 को हुआ था। 2 कहानी संग्रह डोगर चनवा और सपना फुला, नहीं माफ कीजिएगा, सपन फुला को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। कोंकणी कहानीकारों में महिला कहानीकारों की संख्या कम है। मीला काडोकर के अतिरिक्त शीला कोलांबर, जयमाला दाइंत, हेमा नायक, जयंती नायक इत्यादि ने कोंकणी में उल्लेखनीय कहानी लिखी है। इस कहानी के सारांश की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से रघु और रघु की मौसी की है। और रघु लगभग 8 साल का है, बालक है। रघु की माता का देहांत हो जाता है, जिसकी सूचना रघु की मौसी को कुछ दिनों के बाद मिलता है। परिणाम स्वरूप वह रघु के घर आती है। रघु की मां की मृत्यु की सूचना समय पर न देने के लिए रघु की मौसी रघु के पिता से नाराज होती है। जब रघु के पिता काम पर चले जाएंगे तब रघु अकेले रह जाएगा। यह दर्क देकर रघु की मौसी रघु को अपने साथ ले जाती है। रघु का एक मन मौसी के साथ जाने का करता है और दूसरा मन न जाने का करता है, लेकिन फिर भी वह मौसी के साथ उनके घर आ जाता है। रघु की मौसी की अपनी कोई संतान नहीं है। परिणाम स्वरूप वह रघु से बहुत प्रेम करती है, लेकिन फिर भी रघु अपनी मां को बहुत याद करता है। वह बार बार अपनी मां की तुलना मौसी से करता है और रघु की मौसी को हमेशा यह डर रहता है कि एक दिन रघु अपने पिता के साथ अपने घर चला जाएगा। वह अक्सर रघु को सौतेली मां के द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में रघु को बताती रहती थी। तो कुछ हद तक सत्य भी है। एक दिन रघु की मौसी रघु को चुरगन की कहानी सुनाती है। कहती है कि जिस कहानी में चुरगन की मां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी मौसी अपने पंखों का सहारा देती है। जब चुरगन उड़ना सीख जाता है तो वह कहीं दूर उड़कर चला जाता है और उसकी मौसी अकेली रह जाती है, रोती रहती है, चुरगन का इंतजार करती है। रघु की मौसी चुरगन के माध्यम से अपनी और रघु की कहानी सुना रही थी, लेकिन इस बात को 8 साल का बच्चा रघु नहीं समझ पाया। रघु की मौसी के यहाँ रघु की आयु के अन्य बच्चे नहीं थे। परिणाम स्वरूप खेलने के लिए रघु अकेला पड़ जाता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। 6 महीने हो गए, रघु की परीक्षा समाप्त हो गई। अब एक दिन वह अकेले खेल रहा था, तभी अचानक उसके पिता आ गए। वह रघु को अपने साथ ले जाने आए थे, लेकिन रघु की मौसी नहीं चाहती थी कि रघु उनसे दूर जाए, इसलिए उसने कहा कि आप अकेले रघु को कैसे संभालोगे? रघु को मेरे पास रहने दो। इतने में रघु के पिता ने कहा कि मैं दूसरी शादी कर ली है। यह जानने के बाद रघु की मौसी को गुस्सा आया। उसने कहा कि बहन को गए 6 महीने भी नहीं हुए और आपने दूसरी शादी कर ली। यह अभी भी दास्तान चल रहा है, अभी भी देश में दास्तान ये चल रहा है। इसमें आप हस्तक्षेप या रोपण नहीं देख सकते हैं, यह अभी भी चल रहा है कारवां। रघु के पिता ने उत्तर देते हुए कहा कि जीवन तो जीना ही है और रघु को मैं कितने दिनों और यहाँ छोड़ सकता हूँ। रघु की मौसी ने कहा कि सौतेली माँ। मौसी बहुत परेशान हुई कि सौतेली माँ रघु का क्या हाल करेगी। इतने में रघु के पिता ने कहा कि वह रघु को बहुत प्यार करेगा। मौसी ने पूछा, अभी से यह तुम कैसे कह सकते हो? रघु के पिता ने कहा कि वह रघु से बहुत प्यार करती है, हमारे पड़ोस में रहती है और उसका नाम सुरंग है। जैसे ही रघु को पता चला कि सौतेली माँ सुरंग है जिसके अंदर में, वैसे ही धुएं की महक है जैसे उसकी माँ से आती थी। सौतेली माँ के लिए सारा डर रघु का समाप्त हो गया और वह अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मौसी की आंखें नम हो गई जब मौसी ने पूछा कि क्या तुम सच में जाना चाहते हो?
रघु के हाँ बोलने पर रघु की मौसी को और अत्यधिक दुख हुआ। रघु अपने पिता के साथ घर चला जाता है। जाते ही वक्त बहुत खुश था, उसने रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। अपने घर में वह आजादी से खेल कूद सकता है। जब वो बस में बैठा तो अचानक उसे याद आया कि आज फिर वो अपनी मौसी को बाएं पीछे मुड़कर हाथ हिलाना बोलना भूल गया। बस इस कहानी के समाप्त हो जाती है। अगर कहानी की समीक्षा की अगर हम बात करें तो रघु के दृष्टिकोण से रघु एक बिना माँ का बच्चा है, जिसे हर वक्त अपनी माँ की याद सताती है। जब रघु की मौसी उसे लेने उसके घर आई तो वह चाहता था कि मौसी के अंदर से भी वैसे ही धुएं की महक आए जैसे उसकी माँ के अंदर से आती थी, लेकिन मौसी के अंदर से खुशबू आती है। रघु की माँ सांवली थी लेकिन मौसी गोरी है। रघु की मौसी रघु से उसकी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। रघु की मृत्यु रघु की माँ की मृत्यु को रघु की माँ रघु को नहीं नहलाती थी, लेकिन रघु की मौसी अपनी सारी ममता रघु पर उड़ेल देती थी, उसे अपने हाथों से नहलाती थी। रघु यहाँ मौसी की तुलना माँ से करता है। मौसी के गांव में रघु के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, जिसका जिक्र रघु की मौसी उसके साथ खेलती है। जानबूझकर रघु से हार जाती है और रघु को गोद में उठाकर लाड प्यार करने लगती है। रघु की मौसी का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि मौसी की अपनी कोई संतान नहीं, परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन में खालीपन महसूस करती है और अपनी सारी ममता रघु पर न्यौछावर कर देती है। इस कहानी में माता न बन पाने के लिए शारीरिक या सामाजिक प्रताड़ना देते हुए नहीं दर्शाया गया है। मां न बन पाने का दुख मौसी को मानसिक रूप से बहुत है। सारी सुविधाएं मौसी के पास है लेकिन सुख की कमी है, जिसका कारण उसका मां न बन पाना है। रघु में वह अपनी संतान देखती है। रघु के जिसका कारण उसका मां न बन पाना, लेकिन रघु में वह अपनी संतान देखती है और जिसका कारण उसकी मां न बन पाना। रघु के आने से बहुत खुश है। रघु वह उसके घर में संतान नहीं है, लेकिन उसके बाद आने के बाद खुश रहती है, लेकिन उसे हमेशा यह डर रहता है कि वह एक दिन चला जाएगा। अंत में यही हुआ जिसका जिक्र हमेशा मौसी करती थी और मौसी बहुत दुखी और उदास हो जाती है। इस कहानी के निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं कि कहानी के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि माँ के अतिरिक्त चाहे वह जान देने वाली मौसी ही क्यों ना हो, वो चाहे कितनी ही लाड करे, सारी सुख सुविधाएं उन्हें मुहैया कराए, लेकिन अपनी माता का स्थान नहीं ले सकती। अक्सर देखा गया है कि कहानी के अनुसार भी पति के मृत्यु के बाद पत्नी अपना पूरा जीवन बिना किसी दूसरी शादी के गुजार देता है, लेकिन वही पति अपनी पत्नी के स्वर्गवास के बाद अपना जीवन के बिना जीवन साथी के नहीं गुजार सकता। बिना संतान के स्त्री पहले ही बहुत दुखदायी का नकारात्मक विचारों से ग्रसित हो जाते हैं। उससे सहानुभूति रखने के लिए स्थान पर परिवार व समाज उसे भी इसका दोषी मानता है। एक कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब कहने योग्य तथ्य यह है, कितना रघु की मौसी कितना भी उसमें प्यार लुटा दे, लेकिन माँ की तुलना वो हमेशा करता है। उसके उपरांत इस कहानी में आपका क्या विचार है, आप लोगों का इस कहानी के माध्यम से? मुझे लगता है सर कि बच्चा अगर जन्म से छोटापन से किसी को पहचान रहा है तो दूसरी माँ को आसानी से स्वीकार कर लेता है, वरना दूसरी माँ को स्वीकार करना आसान नहीं होता है।
और जो सौतेली इसके माँ का जी, सौतेली माँ जी, का लोग इसके जो तमगा देते हैं, तो कोई भी कुँवारी माँ बिना गर्भ धारण किए वो भी नहीं चाहती है कि माँ बने। वो चाहती है कि बच्चा को जन्म दे, उसको सह लेकिन सब कुछ बहुत कुछ ऐसा होता है जो ना चाहते हुए भी करती है, लेकिन हर बुरी नहीं होती है। ये सब मैं देखी हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। समाज में इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं कि जितना प्यार अपनी माँ लुटा सकती है, चाहे वो बशर्ते उसे कितना भी उतना धन संपदा न रहते, उसके बावजूद भी जितनी माँ आपको एक चीज़ गौर कर देखे होंगे कि माँ अगर बच्चा कीचड़ में सना हुआ रहता है, तो सबसे सुंदर उसका बच्चा ही लगता है। आप इस तरह से एक और कहानी है उपन्यास है आपका बंटी। उपन्यास है जो कि आप पढ़ेंगे आप लोग जो हम लोगों ने पढ़ा था बीए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े थे हम लोग। आपका बंटी उपन्यास में भी कुछ इस तरह से बस शर्तें यह है कि उनकी माँ शादी नहीं करती, लेकिन उनके पिता और उनकी पिता नहीं रहते, उनकी माँ जो रहती हैं, वो हमेशा उनके माँ से वो महत्व तो नहीं मिल पाता है। मतलब इसी प्रकार से कथा है। तो इस प्रकार आप अनन्य कहानियाँ हैं जो अब खासकर पिता जब पत्नी मर जाती है, तो आप गौर करेंगे कि पति हर एक 2 साल, 3 साल के अंदर कहीं न कहीं या फिर कोई-कोई ऐसे भी होते हैं, जो पत्नी के जाने के उपरांत कहीं पर भी अपना आस्था नहीं टिका पाते हैं, मन कहीं रमा नहीं पाते हैं। लेकिन कोई-कोई ऐसे भी हैं, जो पत्नी के मरने के उपरांत अमूमन 2 माह, 1 माह के उपरांत तो कहीं और एंगेज हो जाते हैं या कहीं और अपनापन ढूँढने का कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें संभवतः नहीं मिल पाता है। दूसरा, शादी में अमूमन अमूमन कोई-कोई अमूमन अपवाद में कह दे, अमूमन वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो चीज़ें पहले से विधि-विधान के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। बहरहाल जो अपने महसूस की बात है, जो हमने अब तक महसूस किया है कथा साहित्यों के माध्यम से और समाज के माध्यम से, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और बांझ के ऊपर आपका क्या राय है आप लोग का? थोड़ा अपना राय देंगे? कारण ये है कि जब आप लोग इस कथा में आपको व्याख्या खंड भी आएँगे, तो इस रूप में आप लोग का भी क्लियर होते चला जाएगा। क्योंकि जी, आज हम यहीं तक जी, मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मैं बहुत शहर घूमती हूँ। बच्चे मेरे काफ़ी जी, बड़े-बड़े हैं, दोनों शादी कर चुके हैं। तो मैं हर जगह जी, घूमती हूँ, तो मैं अभी देखती हुई यही हूँ कि सब लोग का फ़ोकस है अपना करियर पर, हमको और आगे जाना है और आगे जाना है। हमको अभी बच्चा नहीं करना है, तो मैं देख रही हूँ 10 साल हो गए लेकिन मस्ती में है। जी, सास भी नहीं बोल जी, रही है, समाज भी नहीं बोल रहा है। वही मैं बोली जी। बदलाव आया नहीं, है नहीं। समाज जी, 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 जी। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। कहने का आशा ये है कि जब आप साक्षर यानी कि जो शिक्षित प्राणी हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें इनफैक्ट क्या होता है कि ज़्यादातर अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो साक्षर व्यक्ति हैं, वो सब कहते हैं कि किसी और बच्चे को हम अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको कम से कम एक किसी का भविष्य सँवर जाएगा। अमूमन ये जी सर। सोचते हैं। जी। जी, हम लोगों ने खुद यह महसूस किया है, हम लोगों ने खुद हुँ, यह समाज में बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से हम खुद उसमें जुड़े हुए हैं, करवाते भी हैं जी कि सर। जो जिनके पास अथाह या सुख समृद्धि से जीवन व्यापन कर रहे हैं, अच्छा खासा उनके पास पैसा है, नौकरी कर रहे हैं, पढ़े-लिखे हैं, अपने बच्चे के बजाय वो अमूमन किसी अन्य अनाथालय से या कहीं जो जिनके पास ये बच्चों का लालन-पालने की सक्षम नहीं है, उनका अपना जीवन सँवारने में लगा दें, तो और क्या चाहिए? इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। जी सर, अभी तो कुछ लोग बोलने लगे हैं कि बुढ़ापा में वृद्धा-आश्रम भेज देगा तो क्यों अपना समय बर्बाद करें, बच्चा पैदा करें ही क्यों? अभी तो समाज में ये सब जी, भी जी, सुनने जी। को मिल रहा है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आज हुँ, आज का यह सोच आना भी चाहिए, क्योंकि ताकि किसी किसी और व्यक्ति का या किसी और
का जीवन संवर जाए कम से कम, वो भी अपना जीवन काल में जो भी करे। बहरहाल आज हम लोग इस कहानी को यही कहानी तक रहने देते हैं, उसके उपरांत ज्यादा कहानियां नहीं बचती हैं। कहानी पाठ के रूप में हम कल आपसे रूबरू होंगे। इसमें आपका कहानी का नाम इसके अंतर्गत अगली कहानी के रूप में हम लेंगे चिंता। चिंता कहानी जो कि गुजराती कहानी है, जो रघुवीर चौधरी जी की कहानी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कहानी पाठ के रूप में। जी सर। इसके अंतर्गत आप उसके बाद कल हम लोग कहानी पाठ करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा कहानी नहीं बचा हुआ हम लोग पास। और जी उसके अंतर्गत कुछ कुछ प्रश्न भी उठाएंगे, और आप लोग को किस तरह से व्याख्या खंड पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। जी सर। और कोई जिज्ञासा हो तो बात को रखिए। उसके उपरांत आज हम लोग यहीं पे कहानी यानी कि जो आज की कक्षाएं हैं उसको संपन्न करेंगे। जिज्ञासा नहीं है सर, कोई तो बोल नहीं रहे। अच्छा ठीक है, तो ये कहानी जो जो कुछ कहानी के बारे में हमने आज चर्चा किया, जो जो मुख्य मुख्य अब उसके बारे में बता देते हैं कि ओ रे चुरगुन के अंतर्गत आप एक कहानी जिसके अंतर्गत आप देखे होंगे कि एक बांझपन की दास्तान है और प्राकृतिक है वो हालांकि, और उसके उपरांत सौतेली माँ का दर्द। उसके बाद दूसरी कहानी के रूप में हमने देखा जिसके अंतर्गत था कि दलित का जो दंश है, दलित का दंश, जिसमें विद्रोह की कहानी के बारे में आप देखिएगा। उसके बाद अपने से खुद से पढ़िएगा तो फिर उसके उपरांत अलग से आपके उसके अंतर्गत और जितने भी धाराएं निकलेंगी उसको समझने में आसानी हो जाएगी। उसके उपरांत बेघई कहानी में जिसके बाघ के माध्यम से किस तरह से समाज को देखने का कार्य इन लेखक ने किया है, जो कि आज हर जगह पे बाघ आपको दिखलाई पड़े। बाघ का मतलब एक क्या है, बाघ का मतलब जानवर से बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। बाघ के माध्यम से एक पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग और सामंतवादी जिसको बोलते हैं, जो अफसर ग्रेड की बात करते हैं, जहां पे हर जगह अफसरी का रोब दिखाने का कार्य करते हैं, बघई कहानी के माध्यम से आपको मिला। उसके उपरांत आप अगर हम बात करें इसके दूसरी कहानी के बारे में, जिसमें कि आतंकवाद का छाया किस तरह से पड़ता है, और कहानी की किसान की जो समस्याएं हैं किस तरह से अभी भी वही उत्पन्न है। आज भी वह फसल के बाद भी वह प्रारूप नहीं मिल पाता, वह धन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जिसकी कहानी का नाम है एक अविस्मरणीय कहानी। उसके उपरांत दूसरी कहानी शोक गीत की कहानी। उसके उपरांत हम बात करते हैं आशापूर्ण की कहानी जो है। उसके बाद शोकपूर्ण बंगला में जो लिखी गई है, प्राणधारा की कहानी। उसके उपरांत ट्रेडिल की कहानी। इस तरह से आज हम लोगों ने इन कहानियों पर चर्चा किए। उसके उपरांत हम देखते हैं कि अगली कहानी के रूप में बढ़ेंगे चिंता कहानी। हो सके तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे और कोशिश करिएगा कि कल और संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और ग्रुप में अपना संदेश भी छोड़ दीजिएगा ताकि हम लोग और आनंद आए अध्ययन करने के दौरान। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश आप सभी का साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के लिए कक्षाएं यहीं पे संपन्न करता हूं। चलिए, शुभ रात्रि।